भूतिया नामक गांव में प्रेम विवाह मानो एक अभिशाप था, क्योंकि जो भी जोड़ा इस गांव में प्रेम विवाह करता तो पूरा गांव उस जोड़े को दंडित करने के बाद उनका बहिष्कार कर देता और इस तरह अपने गांव से निकाले जाने के बाद उस गांव से जुड़े 7 गांव में भी उनको आश्रय नहीं लेने देती थी। वहीं दूसरी ओर एक और समस्या ये थी कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक बहुत पुराना रेलवे स्टेशन था, जहाँ हर समय लोगों का आना जाना ही लगा रहता था। लेकिन जैसे ही अमावस्या का दिन आता, उस रात गांव का कोई भी व्यक्ति उस रेलवे स्टेशन के इर्द गिर्द भी नहीं भटकता था, मानो वो कोई शमशान हो। उस स्टेशन पर एक भूतिया बारातियों की टोली का साया था, जो हर अमावस्या के दिन नई नवीली दुल्हन का शिकार करने के लिए निकलती थी। और आज भी अमावस्या थी, जिस कारण गांव के लोग डरे से सहमे हुए थे। आज अमावस्या की वो काली रात है बेटी, अगर आज की रात तू बच गई तो तेरा विवाह मैं शीघ्र से शीघ्र ही करवा दूंगा। हाँ पिताजी, मुझे आज बहुत डर लग रहा है। पता नहीं क्यों आज ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप दोनों से दूर होने वाली हूँ। बेटी शुभ शुभ बोल, ऐसा सोच के जो भी हो बस अच्छा ही हो। आज की रात बस कैसे भी कट जाए। हाँ कैकई, तुम सही कह रही हो। आज कैसे भी हमें अपनी बेटी को उस भूतिया बारात से बचाना ही होगा। तभी नरेश का पूरा परिवार ये बोल रहा था कि तभी गांव का एक सदस्य जोर जोर से ढिंढोरा पीट कर गांव वालों को आगाह करते हुए बता रहा था, सुनो 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 गांव वालों, वो भूतिया बारात उस रेलवे स्टेशन से अपनी टोली लेकर निकल चुकी है। सभी अपने अपने घरों में छिप जाओ, कोई भी बाहर न निकले। इस तरह से वो आदमी पूरे गांव में चिल्ला चिल्ला कर इस सूचना को पूरे गांव में फैला देता है। वहीं दूसरी तरफ वो भूतिया बारात गांव की तरफ अग्रसर हो रही थी। चलो मेरे बारातियों, दुल्हन को लेकर आते हैं। वो दुल्हन मेरा इंतजार कर रही होगी। इस तरह वो भूतिया बारात गांव में आ जाती है। नरेश के घर के पास आकर कहती है, नरेश, अरे ओ नरेश, भेज अपनी बेटी को, उसका दूल्हा उसे लेने आया है। कहाँ छुपा रखा है अपनी बेटी को? भेज दे, वरना मैं दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाऊंगा। उस भूतिया दूल्हे के बार बार कहने के बावजूद भी नरेश अपने घर का दरवाजा नहीं खोलता, जिसके बाद वो भूतिया दूल्हा दरवाजा तोड़कर नगमा को अपने साथ लेकर चला जाता है और उसके घर वाले रोते हुए बस अपनी बेटी को ऐसे जाते हुए देखते रह जाते हैं। साथ ही गांव का कोई भी व्यक्ति उसकी मदद करने नहीं आता। बचा लो मेरी बेटी को, वो भूतिया दूल्हा उसे अपने साथ ले जा रहा है। बचा लो, बचा लो। इस तरह वो पूरा परिवार रोता रहता है। लेकिन ये कोई पहली बार की बात नहीं थी, क्योंकि जब भी इस गांव में किसी लड़की की शादी होने वाली होती तो वो भूतिया बारातियों की टोली अपनी बारात के साथ आकर दुल्हन को अपने साथ लेकर चली जाती और अगर उनके बीच में कोई भी आता तो वो उसे भी जान से मारकर अपनी भूतिया टोली में शामिल कर लेते। लेकिन यहाँ सवाल ये था कि आखिर ये भूतिया बारात कौन है और क्या है गांव के इस रेलवे स्टेशन का रहस्य, जहां वो उन सभी दुल्हनों को लाया करते थे। इन्हीं रहस्यों को जानने के लिए हमें कहानी में थोड़ा आगे बढ़ना होगा। अगली सुबह देखिए गांव वालों, उन भूतिया बारात का कहर हर अमावस्या को हमारे गांव पर पड़ता है और हमारी बेटियों को वो अपने साथ लेकर चला जाता है। इसका निवारण निकालने के लिए मैं बहुत से ऋषि मुनि, पंडितों और तांत्रिक के पास गया, लेकिन मुझे वहाँ भी इसका कोई हल नहीं मिला। उन्होंने बताया कि ये भूत अकाल मृत्यु से मरी हुई आत्माएं हैं, जिनका निवारण कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। अरे तो मुखिया जी, इन भूतों से छुटकारा पाने का हल क्या है? अरे कैसे हम इन आत्माओं से छुटकारा पा सकते हैं? कोई तो हल जरूर होगा ना? हाँ, एक उपाय है। अगर वो भूत स्वयं अपनी इच्छा से अपनी इस आत्मा को त्याग दें, अपने इस भूतिया रूपी शरीर को छोड़ दें, तो वो इस धरती लोक से मुक्त हो जाएंगे और दूसरी जीवनी में चले जाएंगे।
लेकिन ये तो मुखिया जी बहुत ही मुश्किल समाधान है। ऐसा हो पाना एक असंभव कार्य जैसा है। हाँ, तुमने सही कहा, लेकिन अब इस समस्या का हल ऊपर वाला ही निकाले। ये कहकर सभा बर्खास्त हो जाती है और सभी अपने अपने काम पर चले जाते हैं। वहीं कुछ ही दिनों में मुखिया की बेटी नैना अपने प्रेमी ऋषभ को अपने साथ घर लेकर आती है। पिताजी, मैं और ऋषभ एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। ऋषभ बहुत ही अच्छा है, वो मेरा बहुत ख्याल रखेगा। बस आप हम दोनों के प्रेम विवाह के लिए मान जाइए। प्रेम विवाह? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई प्रेम विवाह के बारे में सोचने की? तुम्हें पता है ना कि हमारे गांव की क्या रीति रिवाज है। तुम्हें सब पता होते हुए भी तुमने ये सब सोचा? ससुर जी, आखिर इस प्रेम विवाह में क्या समस्या है? आखिर क्यों आप हमें एक दूसरे से शादी करने के लिए मना कर रहे हैं? चुप हो जाओ लड़के, और मुझे ससुर जी मत बोलो। आज तेरी ही वजह से मेरे घर की राजकुमारी मेरे ही खिलाफ है। आज मेरी बेटी को मेरे मान, प्रतिष्ठा, इस गांव के रीति रिवाज कुछ भी दिखाई नहीं दे रहे। उसे बस तू दिखाई दे रहा है। वो आधी हो चुकी है। लेकिन फिर भी आप अपनी बेटी से कितना भी प्यार करते हो, लेकिन उससे भी बड़ा आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा। प्रेम विवाह कोई पाप थोड़ी ना है। तुम हमारे रीति रिवाजों के बारे में क्या जानते हो? कुछ नहीं जानते तुम। वर्षों से जो हमारे गांव में चल रहा है, आगे भी वही चलता रहेगा। अब चाहे वो मेरी बेटी ही क्यों ना हो। इस तरह मुखिया गांव से अपनी बेटी का बहिष्कार करने और उन्हें दंड देने के लिए एक सभा बुलाता है। मेरा इस गांव का मुखिया होने के नाते मेरा पहला कर्तव्य इस गांव का हित है। इसीलिए मैं अपनी खुद की बेटी का इस गांव से बहिष्कार करता हूँ। लेकिन इससे पहले इन दोनों को दंडित किया जाएगा। इन्हें कल सुबह 50-50 कोड़े मारे जाएंगे। इससे पहले इन्हें अलग अलग काल कोठरी में बंद किया जाए। ये मेरा आदेश है। नहीं पिताजी, ऐसा मत कीजिए। नैना अपने पिताजी के आगे बहुत गुहार लगाती है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनता और दोनों को अलग अलग एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। लेकिन वो भूल जाते हैं कि आज वही अमावस्या की काली रात थी। आज फिर वो भूतिया बारात अपनी टोली के साथ दुल्हन लेने के लिए गांव में आ जाती है और इस बार वो और किसी को नहीं बल्कि मुखिया की बेटी नैना को लेने आए थे, क्योंकि उसके पिता के दिमाग में अब उनकी शादी का ख्याल आ रहा था। वो भूतिया बारात गांव में आती है और नैना को वो अपने साथ लेकर उस भूतिया रेलवे स्टेशन के अंदर चले जाते हैं। इसके बाद मुखिया ऋषभ को बुलाता है। बेटा, नैना को वो भूत अपने साथ उठाकर ले गए। उसकी जान बचा लो, क्योंकि गांव के किसी भी व्यक्ति में इतना साहस नहीं कि वो उन भूतों का सामना कर सके। लेकिन मुझे तुम पर विश्वास है कि तुम उसे बचाकर ले आओगे। मैं तुम्हारे प्रेम विवाह को स्वीकार करता हूँ। ठीक है, मैं नैना को अपने साथ ही लेकर आऊंगा, या फिर मैं भी मौत की गोद में सो जाऊंगा। ये कहते हुए ऋषभ भी वहाँ से चला जाता है और चलते चलते वो उस भूतिया रेलवे स्टेशन के अंदर पहुँच जाता है, जहाँ चारों तरफ सन्नाटा सा पसरा हुआ था। वहाँ पहुँचते ही रेलवे स्टेशन पर उसे कुछ भूत दिखाई देते हैं, जो कि उसे बंद भी बना लेते हैं। कौन हो तुम और क्यों आए हो यहाँ? भूत जी, मैं अपनी नैना को लेने आया हूँ। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। हमने आज ही नैना के पिता यानी मुखिया जी से अपने प्रेम विवाह का प्रस्ताव सामने रखा था। प्रेम विवाह और कुंदनपुर गांव में ऐसे कैसे संभव है? इसी प्रेम विवाह का दंड ही तो हमें दिया गया था, जिसके कारण आज हम भूत बने हुए हैं। आखिर हुआ क्या था आपके साथ? बताइए, क्या हुआ था? बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। आज से 15 साल पहले की बात है। मैं और शीतल। मुखिया जी, हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। हमने प्रेम किया है, कोई गुनाह नहीं किया। हाँ मुखिया जी, अगर हमने आपके रीति रिवाज का अपमान किया है तो हमें माफ कर दीजिए। हम यहाँ से बहुत दूर चले जाएंगे। नहीं, इस गांव में प्रेम विवाह का दंड सिर्फ मौत है। आज से पहले जिसने भी प्रेम विवाह किया है
या करने की सोची, उसका हल सिर्फ उसकी मृत्यु है। ये कहकर वो मुखिया किशन और शीतल को जान से मरवा देता है और किसी को कुछ पता न चले, इसीलिए वो उनकी लाशों को रेलवे स्टेशन की पटरी पर फेंक देता है, जिससे लोगों को यही लगे कि उन दोनों ने डर के मारे आत्महत्या कर ली है। ये थी हमारे जीवन की कहानी, और इसीलिए जब भी इस गांव में कोई बिना प्रेम विवाह के शादी करता है तो उसकी दुल्हन को मैं अपने यहाँ ले आता हूँ। लेकिन तुम पहले ऐसे शख्स हो जो तुम मेरे सामने आए और अपनी प्रेमिका की जान की गुहार लगाई। ले जाओ इसे अपने साथ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सब अब यहाँ से मुक्त हो जाएं। मुझे अपनी मुक्ति का रास्ता बताइए, मैं वो जरूर करूँगा। ठीक है, मैं यहाँ से हमेशा के लिए चला जाऊंगा और मुखिया को भी माफ कर दूंगा, लेकिन इस गांव में प्रेम विवाह पर से प्रतिबंध हटाना पड़ेगा। उसके बाद ही हम सब मुक्त हो जाएंगे। तो ठीक है, मैं भी आपसे वादा करता हूँ कि इस गांव से प्रेम विवाह पर से प्रतिबंध हटवा दूंगा, और आप भी मेरे से वादा कीजिए कि आप भी यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है। इसके बाद ऋषभ नैना को अपने साथ लेकर चला जाता है और गांव में दुल्हनों के उठाए जाने के पीछे का कारण भी बताता है, जिसके बाद मुखिया ना चाहते हुए भी प्रेम विवाह से प्रतिबंध हटा देता है और तब से गांव में कोई भी प्रेम विवाह कर सकता था। इस तरह वो भूतिया बारातियों की टोली भी मुक्त हो जाती है।